Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar. We have had 2 days of very interesting sessions. On day 1, we saw dance performances, and yesterday we saw the discussion on dance. Today, on the day of culmination, we move to yet another exciting session, a lecture demonstration by the maestro Dr. Sandhyatai Purecha. Dr. Sandhyatai Purecha is a life devoted to Bharatnatyam. She is exemplified as India's foremost performing academician, incredible dancer, ingenious choreographer, erudite author, scholar and researcher. She is the disciple of late Guru Acharya Parvati Kumarji. Her passion for excellence and artistic talents shine through her commitment to Indian classical dance, coupled with her unparalleled vision and her innovative approach towards Shastra, that is theory, and Sampradaya, that is practice, which has been described as a pioneering effort. With a doctorate in Natya Shastra in Bharatnatyam, she has been teaching at her institution Kala Parichaya in Mumbai and Bharat College of Fine Arts and Culture. A dancer, an innovator, choreographer, a scholar, researcher, an author, and a great teacher, Dr. Sandhyatai Purecha is full of energy and enthusiasm. This is going to be a very enriching session for all of us. Presenting Sandhyatai. नमो नमः। नटराज गोपी कृष्ण महोत्सव में मुझे आमंत्रित करने के लिए मेरे खताई नाडगौड़ा की बहुत आभारी हूँ। और जब मेरी अदिति के साथ बात हुई थी कि कुछ शास्त्र और संप्रदाय के बारे में आप बताएं, तब मुझे संगीत नाटक एकेडमी का जो महोत्सव हुआ था उसका एक सब्जेक्ट था अतीत के साथ वर्तमान, कला परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, शास्त्र और संप्रदाय को लेकर। तो बस उसी के कुछ ग्लिम्प्सेस में पढ़ना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। भारतीय अस्मिता में कलाओं का उत्सव अपने आप में एक दिलचस्प और कौतूहल भरी जिज्ञासा है। अपने पूर्वजों से हमें परंपराओं का, पौराणिक अतीत का और इतिहास के साथ साथ ही कला और उसके आयामों का बोध प्राप्त होता है। करीबन 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य जी ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र नहीं पढ़ता है वो समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों कहा होगा चाणक्य ने? तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि कागजों में यानी शास्त्रों में छुपी हुई, शास्त्रों में दबा हुआ जो हमारा अतीत है उसको हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि अतीत को जाने बिना हम भविष्य के निर्माण के बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी कि अतीत हमारी पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। इस वर्तमान में अतीत को समझना बहुत जरूरी है। वही तो हमारा पाया है, वही हमारा बेस है। हम उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भविष्य निर्माण की जो शुरुआत है वो हमारे इस अतीत में छुपी हुई है। क्योंकि यही कहा है चाणक्य ने कि जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है उसका तो भूगोल भी भूला जाता है, भूगोल भी समाप्त हो जाता है। और किसी इतने ही कई सालों से हमारे भारतीय लोगों ने इतिहास को याद रखना भूल गए। हम हमारी धरोहर, हमारे शास्त्र, हमारे अतीत को भूलकर, हमारी संस्कृति को भूलकर उसे लावारिस छोड़ दिया है। उसकी कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं हम कर रहे हैं। हमारे इतिहास में या हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, ऐतिहासिक घटनाएं हो, ऐतिहासिक किले हो, मंदिरें हो, रण प्रदेश हो, जहां पे युद्ध भूमियां हो, हमें उसकी कोई कदर नहीं। हम तो आज के कलाकार या तो आज के नागरिक भी, भारतीय लोग भी रामायण महाभारत को कल्पित कथा मानते हैं, पौराणिक कथा कह देते हैं,
और काल्पनिक या फिक्शन में उसे जोड़ के देते हैं। कहीं कहीं तो लोग उसकी मजाक भी उठाते और हम सिर्फ मूढ़ प्रेक्षक बन के उसको देख रहे हैं। क्या ये सही है? हमारे यही शास्त्र, हमारी यही परंपराएं, हमारे यही पुरातन अवशेष इतने श्रेष्ठ और इतने साइंटिफिक है कि पूरा विश्व उसके बारे में गर्व कर रहा है। मगर वो हम ही लोग हैं, या तो हमारा ब्रेन वॉश हो चुका है, जो हम हमारे ही इतिहास को एक पौराणिक कथा या तो फिक्शन बना के हंस रहे हैं। इसीलिए अतीत हमें दोहराना चाहिए, क्योंकि इस कालखंड में स्थापनाएं हो चुकी होती हैं, आदर्श स्थापित हुआ चुका होता है, उदार दृष्टिकोण होता है स्थापना करने वालों का, और या तो आप कहिए परंपराओं का, कलाओं की परंपरा का, संस्कृति की धरोहर बनने का, या तो स्थापित करने वालों से हमें बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त होती है, हमें ज्ञान अर्जित करने को मिलता है और अपने आप को हम सबल बना सकते हैं। यह हमें आश्वस्त कर देता है, हमारी पीठ के पीछे खड़ा रहता है। इसीलिए हमें अतीत को जरूर दोहराना चाहिए, अतीत को जरूर समझना भी चाहिए। वर्तमान पर बात हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस कालखंड की घटनाएं पुरानी तब तक नहीं होती है जब तक मनुष्य को इस कालखंड में अपनी उपस्थिति का बोध होने लगता है। इसी प्रकार भविष्य हमें जितना आश्वस्त नहीं करता है, उतना ही हम चिंतित होते हैं। भविष्य का बोध हमें अगली पीढ़ियों के लिए होता है, हमारी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। भारतीय साहित्य के अनेक ग्रंथों में 64 भारतीय कलाओं का उल्लेख मिलता है। कलाओं का उत्कृष्टतम रूप काव्य और उत्कृष्टतम रूप नाटक है, जो प्रथम श्राव्य है और दूसरा है दृश्य श्राव्य, जिसका प्रतिपादक सर्व प्राचीन भारतीय ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भारतीय नाट्य कला पर विचार करने समय यह महान ग्रंथ नाट्य के अतिरिक्त उसके आनुषंगिक विषयों जैसे कि काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प, चित्रकला तथा अन्य ललित कलाओं का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र में विविध शास्त्रों, शिल्पों, कलाओं तथा प्रयोगों की भी चर्चा होती है। सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्व शिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम स इतिहासम करोम्यहम्। खुद भरत कहता है कि मैं आपको इतिहास कह रहा हूं। क्यों हम इतिहास को इतिहास नहीं कह सकते? क्यों हम अपनी हिम्मत जुटा नहीं सकते कि ये हमारा इतिहास है कहने की? क्यों हम कहते हैं ये पौराणिक कथा है? क्यों हम ये दोहरा देते हैं? लोगों से सहमत हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो दंत कथा है। क्यों? सभी शास्त्रों के अर्थों से परिपूर्ण और सभी कलाओं को प्रदर्शित करने वाला नाट्य नामक ये पंचम वेद ब्रह्मा जी ने इतिहास सहित रचा। यानी भारतीय कला ग्रंथ को साहित्य शास्त्र में ये पंचम वेद का अति उच्च स्थान इतिहास से प्राप्त हुआ था। क्यों हम उसे? क्योंकि हमें शास्त्र की पहचान नहीं, क्योंकि हम खुद शास्त्र से इतने दूर चले गए हैं कि हम इतिहास को शास्त्र, इतिहास को फिक्शन कहने लगे हैं और शास्त्र पढ़ने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं। यह कलाएं चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उपाधिक और भावी जगत के लिए पथदर्शक कही गई हैं, किंतु उसके रहस्यों और उसके सार्थक अर्थ का भाष्य समय समय पर होने के बावजूद भी हम तक नहीं पहुंच पाया है। क्यों नहीं पहुंच पाया है? स्वाभाविक रूप से इसके अनेक कारण रहे होंगे। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अलावा जहां पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों में धीरज की जगह व्यग्रता ने ले ली है और इस वजह से उनके व्यग्रता ही उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई है।
और उसी तरह पठन या पाठन और अध्ययन कम से कम होता गया है। उतना ही नहीं बल्कि स्वार्थ अर्जन के लिए, सिर्फ स्वार्थ के पूर्ति के लिए उन्होंने अपने विद्या प्राप्ति करना शुरू कर दी है। सो ये तो ध्येय कभी भारतीय विद्याओं का, भारतीय पठन पाठन का था ही नहीं। जब तक शास्त्रों का पठन नहीं करेंगे, उस विद्या को नहीं समझेंगे, इतिहास को नहीं समझेंगे, तो यही नहीं पता चलेगा कि हमारी विद्याएं क्यों थी। क्या सिर्फ और सिर्फ स्वार्थार्जन के लिए विद्याएं पढ़ाई जाती थी? नहीं। हमें पूर्वजों से यह प्राप्त होता है कि शिक्षा से पहले व्याकरण और उसके साथ ही साथ नैतिक शिक्षण की प्रधानता होती रहती थी और वही सिखाया जाता है, उसका स्मरण दिया जाता था। मगर बाद में ये सब कुछ कम होता गया। आज तो व्याकरण को लेकर तो बात की नहीं जाती और नैतिक शिक्षण को लेकर भी कोई बात नहीं करता है। ये किताबों की किसी पीढ़ी की आज भी संस्कार सम्मत थाती रही है। शास्त्र और परंपरा दोनों एक साथ चलते रहे हैं, नीति मूल्यों को देते गए हैं, संस्कार को देके गए हैं, संस्कृति को आगे बढ़ावा देते गए हैं। मगर हमारे संस्कार और संस्कृति संस्कृत में या तो हमारी भारतीय भाषाओं में है। हमारी तो भारतीय भाषाओं से ही दूरी हो गई है। ना हम संस्कृत पढ़ सकते हैं, ना हम हमारे रीजनल गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु या बंगाली पढ़ सकते हैं। ये दुर्दशा है हमारी आज की पीढ़ी की कि हमारे शास्त्रों से हमें दूर रखने का जो प्रयत्न किया गया उसमें वो सफल हो गए और हम दुर्बल हो गए। और इसी वजह से मैंने पहले ही कहा, चाणक्य का जो वचन है कि जो देश शास्त्रों से दूर रहता है, अपनी शास्त्र परंपराओं से दूर रहता है, शास्त्र नहीं पढ़ता, उस देश का विनाश, उस देश की प्रगति संभव नहीं है। बस इसी वजह से शास्त्रों को समझना, अपनी परंपराओं को समझना बहुत ही जरूरी है। शास्त्र और संप्रदाय भारतीय संस्कृति का द्योतक यह नाट्य शास्त्र है। ये नाट्य शास्त्र शास्त्र और संप्रदाय दोनों का द्योतक है। सिर्फ इसमें शास्त्रीय व्याख्याओं का नहीं, सिर्फ उसमें शास्त्रों में दिए हुए गए रस भाव वगैरह की व्याख्याएं नहीं है। उसके परे जाके उस समय प्रचलित प्रवृत्तियां, वृत्तियां, देश, काल, ताल, संगीत, कला, मनोविज्ञान इत्यादि का भी सुंदर वर्णन है। मगर वो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और इसी वजह से नाट्य शास्त्र भारत की कलाओं को शताब्दियों से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि इस अकेले ग्रंथ में नाट्य विषयक और कलाओं के विषयक विवरण जितनी समग्रता के साथ प्रस्तुत है वह किसी उत्तरकालीन ग्रंथों में भी दुर्लभ है। तत्कालीन मतलब नाट्य शास्त्र कालीन संसार के किसी भी अन्य ग्रंथ में शास्त्र और संप्रदाय की इस तरह का विवरण कहीं भी प्राप्त नहीं है। ग्रंथ की इसी विविधता में भारतीय कलाओं का नाट्य शास्त्र को विश्वकोश बना दिया है। और इसीलिए हमें थोड़ा सा शास्त्र में और थोड़ा सा संप्रदाय में झांक कर देखना चाहिए कि अतीत हमें क्या कहना चाहता है। चलते हैं नाट्य शास्त्र के कुछ पहली कथा, प्रथम अध्याय नाट्योत्पत्ति कथा है, जहां पे स्वयं इंद्रदेव कहते हैं इस नाट्य देव को ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चापि असत्तमा अशक्ता भगवन देवा अयोग्या नाट्य कर्मणि। इंद्रदेव स्वयं कहते हैं कि हम सब इस देवता, इस नाट्य वेद को, कलाओं को ग्रहण करने को अशक्त हैं, धारण करने को, प्रयोग करने को अशक्त हैं, सामर्थ्यवान नहीं है। किंतु उसके गुप्त रहस्यों को जानने वाले ऐसे ऋषिगण जो हैं
जिन्होंने मन को जीता है, जो जीतेंद्रिय हैं, उन्हें ये काम दिया जाए। अभी तो यहां स्पष्ट है कि नाट्य नृत्य कलाओं का प्रयोग कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो जितेंद्रिय होकर निश्चल मन से, समाहित दिल से उसकी भावाभिव्यक्ति कर सकता है। वही नट है, वही नर्तक है। इस प्राचीन व्याख्या से हमें यह पता चलता है कि कालों से, सदियों से इस कलाकारों को एक अति उच्चतम स्थान दिया गया था। भारतीय ज्ञान परंपरा की विरासत का गुणीजनों और मूर्खजनों ने साक्षात्कार कराया। वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक आया भी। हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को इसी तरह ग्राह्य भी किया, जिस तरह उसकी ग्राह्यता उस परंपरा के निरंतर अग्रणी बनी रहने की आवश्यकता थी। मगर परिस्थिति आज क्या है? वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो कलाकारों को ऋषि तुल्य आदर प्राप्त नहीं हो रहा है, और ना ही कलाकार जितेंद्रिय या तो महात्मा रहे हैं। हाँ, इसके बावजूद कुछ ऐसे कलाकार आज भी हैं जो भारतीय संस्कृति और संस्कार की धरोहर को और कलाओं का जतन बड़ी बारीकी से, परंपरागत तरीके से और बिल्कुल शांति से अपने ही घर में, अपने ही यूनिवर्सिटी में बैठ के उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इस तरह परिवर्तन जीवन है, और कलाकार जितेंद्रिय भी है। वो सामान्य जीवन भी जीता है और नाट्य का जीवन भी जीता है। वो सामान्य गृहस्थ जीवन भी जीता है और एक नर्तक करके भी जीता है। कभी वो राम है, कभी लक्ष्मण है, कभी सीता है। तो इस जितेंद्रिय को समाज में एक अच्छा उच्चतम दर्जा मिलना, उसे अच्छा रिस्पेक्ट मिलना, वर्तमान कालीन परिस्थिति की एक जरूरत है, एक आवाज है, जो कि हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में दी है, परंपराओं में भी थी। चाहे वो रामायण के गुरु हो, महाभारत काल के गुरु हो, प्राचीन काल के कोई भी गुरु हो, सभी गुरुओं को सम्मान प्राप्त होता था। हाँ, परिवर्तन की जीवन है। इसी कहावत के आधार पर भारतीय कलाओं में तथा नाट्य नृत्य में भी बदलाव आया है। बदलाव अच्छे हैं या बुरे हैं, ये शायद कहना कठिन होगा, पर पीढ़ी अपने साथ पूर्वजों के प्रयोगों को लेकर चलती है और उसी में अपना नवीनतम आविष्कार भी जोड़ती है। मैं नृत्यांगना होने की वजह से नृत्य क्षेत्र में जो कुछ अतुलनीय बदलाव हुए हैं उसका थोड़ा बहुत विवरण कर सकती हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय आचार्य पार्वती कुमार जी ने भरतनाट्यम नृत्य के कम से कम करीब 100 साल देखे। 92 ईयर्स तक वो जिंदा रहे। उन्हीं के साथ गुरु शिष्य परंपरा में रहकर हमने जाना है कि इस शताब्दी में, यानी इस शताब्दी में नृत्य की, भारतीय नृत्यों के नवीन पहलू देखे, जहां पे देवदासी परंपरा का विलय देखा, उदय शंकर जैसे कलाकारों की नई नृत्य शैली का विकास हुआ, उदय हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों में जो जो नृत्य शैलियां प्रचलित थी उनको शास्त्रीय नृत्य का एक दर्जा दिया गया, एक नया नामकरण, एक नया विकास हुआ। विविध ट्राइबल और फोक नृत्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। विभिन्न राज्यों के विभिन्न नृत्यों के नृत्य के लोगों के बारे में, नृत्य आविष्कार के बारे में जन जन की जागृति हुई। उसके अतिरिक्त ये तो हुई हमारी परंपरागत संप्रदायोक्त परंपराएं जो थी उनका विकास और उनमें हुआ परिवर्तन। उसके बाद एक और परिवर्तन आया, वो था प्रात्यक्षिकरणम, यानी प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारी विविधताएं आई। एकल प्रस्तुति, समूह प्रस्तुति, ड्यूअल प्रस्तुति और उसके साथ साथ
कई नृत्य शैलियां एक दूसरे के साथ गुम्फन होके मिश्रित नृत्य शैली का भी एक परिवर्तन देखा गया। ये भी यही हमारी सदी की देन रही है। और प्रशिक्षण के बारे में, नृत्य प्रशिक्षण में गुरु शिष्य की परंपरागत शैली की जगह संस्थाओं में सिखाया जाने लगा, शालाओं में सिखाया जाने लगा, महाविद्यालयों में प्रशिक्षण की तब्दीली हुई। ये भी इसी शताब्दी की विशेष देन रही है। यह सच है कि इस सदी ने नृत्य कला में सबसे बड़ा और बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। ठीक उसी तरह भारतीय अन्य कलाओं ने भी बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। परंपरा में रहकर भी नाट्य नृत्य की कलाओं में हर युगानुसार विविध परिवर्तन आए हैं। जैसे नाट्य शास्त्र द्वितीय सदी पूर्व की प्रचलित पद्धति के बारे में कहता है। अभिनय दर्पण 12वीं शताब्दी, संगीत रत्न 12वीं शताब्दी। उस तरह ही संगीत सार संग्रह कहिए, संगीत समय सार कहिए, संगीत रत्नाकर कहिए, या कोई भी नृत्य कालीन नृत्य रत्न कोश कहिए, ये सभी ग्रंथ अपनी अपनी शताब्दी में अपने अपने काल का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वापस वहीं आते हैं। इसी वजह से शास्त्र का पठन बहुत जरूरी है। हमारे पुरातन इतिहास को जानना, जो शास्त्रों में पिरोया हुआ है, उसके पढ़ना बहुत जरूरी है। इस तरह नई रचनात्मक कृतियां नवोन्मेष और नवीन के बावजूद जो भारतीयता, उसके मूल्य, उसकी नैतिकता, उसकी मान, उसकी परंपरा, उसके संस्कार एवं संस्कृति का जतन करना हम और हमारी अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए कि कोई हमारी संस्कार या संस्कृति का ध्वंस कर रहा है तो उसका विरोध जरूर करना चाहिए। उसके विरोध ना कर सको तो जो विरोध कर रहा है उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। मंदिर का ध्वंस हो रहा है तो हमारी पीढ़ी चुप क्यों है? शास्त्र जला दिए जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी चुप क्यों है? भाषाओं का नाश करके हमें दूसरी भाषा पढ़ने को कह रहे हैं, हमारी पीढ़ी चुप क्यों है? क्यों हम हमारे ही भारतीय तत्वों से, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कारों से भाग रहे हैं? क्योंकि हम शास्त्र का पठन नहीं करते, हम हमारी संप्रदाय का मान नहीं रखते। यही नाट्य शास्त्र में आगे कहते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र में मैंने कहा कि इतिहास कहा है, नाट्य शास्त्र ने कहा है कि हमारे कलाकार कितने दिग्गज है, कितने माननीय है। वैसे ही अशक्ता पुरुषैः सातु प्रयोगस्तु स्त्रीणा धृते ततो सृजन महातेज मनसा सरसो विभो। कैशिकी वृत्ति का प्रयोग स्त्री पात्र के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके सम्यक प्रयोग के लिए भरत ने ब्रह्मा जी से योग्य द्रव्य मांगा। तब ब्रह्मा ने अप्सराओं का निर्माण किया। इस तरह नृत्य अंगहारों से परिपूर्ण रस तथा भावों के व्यापार वाली सुंदर वेशभूषा से सज्जित तथा श्रृंगार रस से उत्पन्न होने वाली इस कैशिकी वृत्ति नाट्य में स्त्रियों को सौंप कर नाट्य कला में पुरुष और स्त्रियों को एक समान स्थान दिया गया है। यह प्राचीन उल्लेख है। इस तथ्य का प्रदर्शन करते हैं कि भारतीय नाट्य कला स्वाभाविकता की ओर कितना झुकाव करती थी। पुरुषों का अभिनय पुरुषों ने करना है और स्त्रियों का अभिनय स्त्रियों द्वारा किया जाना चाहिए। ये मान्यता नाट्य शास्त्र के अतिरिक्त शायद ही कहीं अभारतीय नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों में आपको प्राप्त होगी। ये हमारी प्राचीन सोच है। तो फिर स्त्री नीच प्रकृति है, या तो कल्पना, या तो स्त्री अबला है, या तो स्त्री निर्बल है, स्त्री असहाय है। ऐसे क्यों है? क्यों उसे अपने हक के लिए आज जूझना पड़ रहा है? क्या है ये? क्या निर्देश है? क्या ये अपसंस्कृति का प्रभाव है? क्या ये हमारी संस्कृति का प्रभाव नहीं तो ये किस संस्कृति का? शायद ये अपसंस्कृति का प्रभाव है या फिर और कुछ है।
संस्कृति और अपसंस्कृति, उसका भी उल्लेख पहले ही अध्याय में ना भरत कह देते हैं। भरत खुद कहते हैं कि मैं पहले प्रथम नाट्य प्रयोग का प्रयोग करूंगा, जो उसका नाम है देवासुर संग्राम अमृत मंथन। ये संघर्ष है, ये संघर्ष किसका है? ये संघर्ष है संस्कार और असंस्कार का। ये संघर्ष है संस्कृति और अपसंस्कृति का। ये संघर्ष है मन की अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाओं का। यही संघर्ष, यह उदाहरण है। अगर हम उसको, ये नाट्यवेद को सही तरह से समझते हैं, नाट्य की इस आख्यायिका या तो कथा को अगर हम सही तरह समझना चाहते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हमारी ये कथा हमें क्या कहना चाहती है। ये संघर्ष किसका है? कि ये संघर्ष सिर्फ काल्पनिक नहीं, बाह्य नहीं है। यानी बाह्य मतलब दो जातियों का, दो पुरुषों का, दो व्यक्तियों का, ऐसा नहीं है। तो ये एक व्यक्ति के अंतर्मन और बाह्य मन का, दोनों का संघर्ष है। यानी देव और असुर प्रवृत्ति और वृत्ति हर एक पुरुष में होती है, हर एक समाज में होती है। कितनी बड़ी बात हमारे नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय कहता है। हम तो सिर्फ आख्यायिका समझते हैं, देवासुर संग्राम पढ़ लेते हैं। क्या है देवासुर संग्राम? देव और असुर संग्राम में से, ये अमृत मंथन में से क्या प्राप्त हुआ है? हर एक मणि, हर एक रत्न जो प्राप्त हुआ वो क्या था? ये मनुष्य भावनाएं हैं। मनुष्य की बहुत अच्छी भावनाएं और बहुत बुरी भावनाएं, उसका ही प्रतीक है। उसी तरह जिस तरह दशावतार लोग कहते हैं साइंटिफिकली उत्क्रांतिवाद का एक जनक है, कहीं हमारी भारतीय संस्कृति क्या नहीं देती? वो साइंस भी है, विज्ञान भी है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, गणित भी है। तो चले हम वो देवासुर संग्राम तथा समुद्र मंथन की पूर्व पीठिका, उसका प्रारब्ध और निकलने वाले रत्नों के लिए जिस प्रकार द्वंद्व पढ़ने और जानने से हमारे संज्ञान में है, वह न केवल बाहरी तौर पर है बल्कि अंतस्थल में भी है, बल्कि धरातल पर बहुत सी बातें समझने का हमें अवसर देते हैं। उदाहरण था लोभ, मोह, माया, गर्व, अहंकार इत्यादि अवगुण, ये असुर वृत्ति का जनक है। ये सब असुर वृत्ति को जन्म देते हैं। लेकिन समय की विडंबना रही है कि हमारे सामने अनेकों बार बहुत सारी व्याख्याएं हमें सामने आती है, मगर वो व्याख्याएं हमें सिर्फ स्थूल अर्थों में कही जाती है और समझाई जाती है। और यह भी अजीब सी बात है कि ये जो कही जाने वाली हमारी बातें हैं, वो हम उसको कथा समझ लेते हैं, हम उसे आख्यायिका समझ लेते हैं, मगर उसमें से संस्कारों का गहन करना, संस्कार को समझना और संस्कार में से संस्कृति को समझना नहीं समझ सकते। क्या है ये संस्कृति? संस्कृति तो किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का एक नाम है, जो उस समय, संस्कृति ये बात है, अतीत में उस समय समाज क्या सोचता है, क्या विचार करता है, क्या कार्य करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, बोलता है, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वास्तु इत्यादि में परिलक्षित होती है। संस्कृति का वर्तमान रूप किसी समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम होता है। आज वर्तमान परिस्थिति में हम क्या संस्कृति और क्या संस्कार की पीढ़ी अगली भविष्य की धरोहर को दे जाएंगे? इसीलिए शास्त्र को समझिए, संप्रदाय को समझिए। यह शास्त्र हमारा अतीत, हमारी ये घटनाक्रम, ये हमें आत्मावलोकन, आत्म परीक्षण करने का अवसर प्रदान करते रहते हैं। आधुनिकता, विज्ञान, आविष्कार और चमत्कारिक उपलब्धियों ने कला माध्यमों को कितना प्रभावित किया, ये तो आप सब जानते ही होंगे। हाँ, इस कोरोना काल में हम उसका लाभ भी ले रहे हैं।
बहुत सारी बातें हमको आसान भी बना दी हैं, मगर इसकी अभिव्यक्ति का जब अतिरेक हो जाना और सामने खड़ा हो जाता है तो क्या होता है? क्या होता है उस संस्कृति का? उस संस्कृति के सामने उस प्रदर्शन का खोखलापन जो हमने छिपाने में हम सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं और कर रहे हैं, हाँ, वो हमें कहाँ ले जाने वाला है, इस बात की भी तो चिंता हमें करनी चाहिए। संस्कृति शब्द क्रू धातु से आया हुआ है, इसकी शुरुआत है प्रकृति। प्रकृति यानी मूल स्वभाव। यही मूल स्वभाव जब परिष्कृत हो जाता है, उसकी परिष्कृत स्थिति आती है तो वो संस्कृति कही जाती है, मगर उसकी जब अवगति हो जाती है तो वो विकृति हो जाती है। यानी प्रकृति से विकृति होने में कोई देर नहीं लगती है। जो प्रकृति, जो मूल प्रकृति है वो बिगड़ जाती है तो वो विकृति हो जाती है। उत्तम या तो सुधरी हुई स्थिति है, वही संस्कृति है। यही संस्कृति में सभ्यता बहुत जरूरी है और सभ्यता ही प्रगति का सूचक भी है। किसी का खून करना, किसी के पर जबरदस्ती करना, किसी के, ये संस्कृति का द्योतक नहीं है, ये विकृति का द्योतक है। संस्कृति को समझने के लिए, संस्कार को समझने के लिए, अपनी मूल स्थिति को समझने के लिए, हमारे मूलोगामी पुरोगामी अतीत को जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को समझने के लिए शरीर के साथ मन और आत्मा की प्रगति भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी कलाएं बहुत ही प्रगल्भ है। उसका असली लक्ष्य सिर्फ पैसा अर्जन करना नहीं है, मगर उसका मूल अर्थ आध्यात्मिक उन्नति रही है। साधना और उसकी अभिव्यक्ति के योग से मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति निश्चित करनी है। इसका सत्व है सभी मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक संघर्षों, दबावों और तनावों का अंत होना। तनाव मुक्त इस कोरोना काल में कलाएं सबसे ज्यादा मनुष्य के जीवन को तनाव मुक्त करने का कार्य करती हैं, कर रही हैं। कला की साधना यदि ठीक ढंग से की जाए तो उसे ऊर्ध्व गति में सहायक होती है और रस्म निष्पत्ति से परमोच्च आनंद, सच्चित आनंद की अनुभूति शक्य हो सकती है। इसीलिए तो रसो वही सहा कहा है, नृत्यम संस्कृति संवर्धन कहा है, ब्रह्मानंद सहोदरम रसम कहा है, और तो और अभी ब्रह्म परानंदादिदम व्यधिकम सुखम कहा गया है। और इस अवस्था में पहुंचने के लिए कलाएं, कला का समग्र एवं विकसित ज्ञान, कलाओं का समग्र एवं विकसित ज्ञान, शास्त्र और संप्रदायों का ज्ञान और गुरु का सानिध्य होना, गूगल गुरु नहीं, सचमुच के गुरु का सानिध्य होना बहुत ही जरूरी है। और इन ज्ञान तथा कलाओं का आपसी संबंध का गूढ़ अध्ययन, जैसे पहले मैंने अभी 2 उदाहरण दिए नाट्योत्पत्ति के, हम सिर्फ श्लोक पढ़ लेते, हम कथा जान लेते, मगर उसमें जो उसका गूढ़ रहस्य छपा हुआ है वो अगर हम नहीं समझ पाए गुरु के पास बैठ के, तो शायद ही हमें हमारे संस्कार और संस्कृति की पहचान होगी। और इसीलिए नृत्य, काव्य, नाट्य, वाद्य, संगीत इत्यादि सभी कलाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उसकी जो मार्कंडेय वज्र के संवाद में एक अच्छी सी कथा है, उसको जान के उसका गूढ़ तत्व क्या है वो भी समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि नृत्य, कहते हैं नृत्य वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्यम गीतानुवृत्ति च तो गीत प्रधानत्व। इस सब में गीत यानी नृत्य वाद्यों के पीछे चलता है, वाद्य गीतों को अनुसरण करता है, और गीत काव्य या तो लेखन या साहित्य ही प्रधान माना गया है। यानी गायन, वादन, नर्तन तीनों एक दूसरे से जुड़ने के बावजूद भी, उन्हें पृथक पृथक पहले समझने के बावजूद एकत्रित रूप में हमें समझना बहुत जरूरी है। कलाओं का आंतरिक जुड़ना और आंतरिक एक दूसरे से संबंध कम से कम आज हो गया है। और
किंबहुना काव्य, नाट्य, साहित्य और वांग्मय जो सभी कलाओं का मूल है, उसे आधुनिक युग में अंतिम प्राथमिकता दी गई है। और जैसे नाट्य शास्त्र में और कहा है, रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वरस तथा गानम रंगश्च संग्रह। इसमें जो रस जो सबसे परिपूर्ण ओंकार स्वरूप आनंद मूलक अध्यात्म योग का जनक है, वही संपूर्ण रूप से मोक्ष तरफ लेके जाता है। ये आत्मानंद, परमानंद, सर्व समाहित अवस्था और सच्चित आनंद की जो अनुभूति करवाता है, वो कौन करवाता है? तो वो है सत्व। यही सत्व नाम मन प्रभवम तच्च समाहित मनत्वादुच्यते मनसौ समाधु सत्व निष्पत्तिर्भवति। सत्व जो समाहित, जो कि समाधि अवस्था तक एकाग्र मन है। क्या हम एकाग्र चित्त मन से हमारी संस्कृति की धरोहर की पढ़ाई करते हैं? क्या हम हमारे संस्कारों को उतने ही समाहित मन से, एकाग्र मन से समझते हैं? क्या कलाकार इतना एकाग्र होके लोगों के समक्ष अर्थानाम अभिमुखीकरणम अभिनय शब्दार्थम लोगों के समक्ष अभिनय करता है? ये कलाएं भौतिक और मानसिक क्षेत्र की मनुष्य की प्रगति के सूचक है। हम भौतिक प्रगति कर रहे हैं, क्या हमारी मानसिक आध्यात्मिक प्रगति उस उच्चतम सीमा तक पहुंची है? संस्कृति कला का मूल केंद्र बिंदु उन सूक्ष्म विचारों में है, उन सूक्ष्म विचारों में निहित है, उन समाधि अवस्था में रही हुई विचार विनिमय में है। कलाएं या तो परंपराएं जो एक समूह में ऐतिहासिक रूप से उनसे संबंधित विवेचन करती रहती हैं, वो किसी भी समाज के सूक्ष्म संस्कार को प्रदर्शित करती हैं। और कलाओं के माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण भी करते हैं, वो एक दूसरे का विचार विनिमय होता है। जीव के विषय में अपनी अभिवृत्तियां भी प्रकट होती हैं, ज्ञान प्रकट होते हैं, विविध विषयों का और तत्कालीन समस्याओं का विचरण भी नाट्य और नृत्य में होता है और कलाओं के द्वारा होता है। इसीलिए एक कलाकार को, एक लेखक को, एक कवि को, एक साहित्यकार को आत्मचिंतन करके गूढ़ रहस्यों को समझ के आज की पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने के लिए अपनी विराजमान धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो कलाकार अपने माध्यम से करे, नृत्यकार अपने माध्यम से करे, नाट्यकार अपने, साहित्यकार या तो काव्य रचनाकार अपनी रचनाएं ऐसी बनाएं कि आज की पीढ़ी उसको समझे, हमारे अतीत में समाये हुए वो संस्कार के खजाने को समझे और उसे प्रिजर्व, प्रोपोगेट करने की कोशिश करे। हमारे पुराणिक रचनाएं, उपन्यास, कथाएं या पुराने का जमाने का जो कह के हम लोग भूल जाते हैं, वो न करके ये सब हमारी संस्कृति के लिए बहुत जोखिम कारक है। यह जोखिम है, ये खतरा है हमारी संस्कृति की अस्मिता का। रस निष्पत्ति, अभिनय कौशल्य, समाहित मन, आध्यात्मिक उन्नति आदि अनमोल निधियां उसकी गरिमा और आदर के साथ हमें समझना चाहिए और हमें उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य कितने कितने अर्थों में संतुलित है, ये समझाने की आज की पीढ़ी को बहुत ही जरूरत है। भारत केवल एक देश भर नहीं है और न ही भारतीयता हमारी अस्मिता वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर यानी विविध कलाएं, नाट्य कला, काव्य कला, संगीत, नृत्य, शिल्प, ये सभी एक देह की ही शिराएं हैं जो आसपास से होकर गुजर रही हैं।
वस्तुतः हम एक प्रवाह की ही बात कर रहे हैं, वह प्रवाह जो प्राणवान है और प्राणवान होने का प्रमाण है। वह प्रवाह जो अपने होने को जीवंतता से जोड़ता है, वह दरअसल क्या वह भारतीय मेधा का वह दैदीप्यमान अस्तित्व है जिसकी अक्षुण्णता को अमरत्व प्राप्त है। मेरे हिसाब से इसे कभी भी कोई भी अपसंस्कृति प्रभावित नहीं कर सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है। हमारी भारतीय आपसी स्पर्धाएं, कुटेव और वैमनस्य में हम हमारी संस्कृति, संस्कार और विज्ञान को अब खोना नहीं चाहते हैं। भारतीय संस्कृति से हमारी दूरियां बढ़ी हैं, उसे दूर करने का यही उत्तम समय है। तकनीकी विकास और आधुनिकता के दम पर हम हमारे सुंदर स्वर्णिम अतीत के संस्कारों को विश्व प्रसिद्ध कर सकते हैं और नित नवीनतम प्रयोगों द्वारा विज्ञान के सहारे भारतीय कलाओं को यशस्वी भविष्य दिला सकते हैं। इसका मुझे गर्व है और इसी के साथ सादर प्रणाम। Thank you, madam. This was indeed very educative and interesting. We appreciate your sharing of knowledge and for the demonstration. We at Kirtikala Mandir thank you for this lecture demonstration and taking the 28th Nataraj Pandit Gopi Krishna Jayanti Mahotsav to a greater height by your contribution. We are aware of your fondness for Ekhatai and Kirtikala Mandir and we reciprocate the same. We are thankful to you for gracing this festival. We wish to thank you all of those who have been with us in the journey of Kirtikala Mandir and Nataraj Pandit Gopi Krishna Jayanti Mahotsav. We are now eager to meet you all the next year, hopefully in person. And having come out of this pandemic situation, stay safe, have a good health. I, Shubhalakshmi Balajiwale, sign off for this year's festivals. Till we meet again. Thank you. Good night.